विनीत सर, हम आज सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करने वाले हैं। मैं ये सोच रही थी कि ये टॉपिक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अंजन, ये टॉपिक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं जाता जब यहाँ से सवाल ना आए। मतलब ये एक हाई यील्डिंग एरिया है। बिल्कुल। और आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से समझेंगे, सिर्फ याद करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। जी सर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एकदम सही। टारगेट विद एग्जाम सुनने वालों के लिए आज का ये मास्टर क्लास बहुत खास है, क्योंकि यहाँ हम कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ एग्जाम रेडी बनाते हैं। इस सेशन के बाद तुम्हें इस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल कमांड मिल जाएगी। तो सर, मैं ये जो पहली स्लाइड देख रही थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली, इसका मेन आइडिया क्या है? और एक बेसिक डाउट है, इस सभ्यता को हड़प्पा ही क्यों कहते हैं, सिंधु नदी के साथ साथ? बहुत ही लॉजिकल सवाल है अंजन। ये स्लाइड हमें मुख्य रूप से इस सभ्यता के समय और उसकी खोज के इतिहास को समझा रही है। अच्छा। सबसे पहले तो ये समझो कि ये एक कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज और आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है सर? मैंने प्रागैतिहासिक तो सुना है। आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है कि इन लोगों ने लिखना तो सीख लिया था, हमारे पास उनकी लिपि मौजूद है, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ओह, मतलब उनके पास एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन हमारे लिए वो एक रहस्य है। बिल्कुल। और समय की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिपक्व चरण, जिसे हम मैच्योर फेज कहते हैं, वो 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक था। यूपीएससी का मुख्य फोकस इसी फेज पर रहता है। 2600 से 1900 बीसीई, समझ गई। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, ये समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी ज्यादा विस्तृत थी। अब तुम्हारे दूसरे सवाल पर आते हैं कि इसे हड़प्पा क्यों कहते हैं। हाँ, क्योंकि नदियां तो वहाँ और भी थी। खोज का एक क्रम है। 1826 में चार्ल्स मैसन और 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ शुरुआती साक्ष्य मिले थे, लेकिन वो इसका असली महत्व नहीं समझ पाए। तो असल खोज किसने की? असली सफलता मिली 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और ठीक अगले साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला। अच्छा, तो क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था? एकदम सही पकड़ा। पुरातत्व के नियम के अनुसार जो साइट सबसे पहले खोजी जाती है, उसी के नाम पर पूरी संस्कृति का नामकरण हो जाता है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब क्लियर हो गया विनीत सर, खोज की क्रोनोलॉजी बिल्कुल समझ आ गई। एसएससी और रेलवे में शायद ये डायरेक्ट सवाल आते हैं खोजकर्ताओं के नाम पर। बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। 1924 में एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इसकी औपचारिक घोषणा की थी, इसे भी याद रखना। अब अगली स्लाइड पर जो मैप है उसे ध्यान से देखो अंजन। जी सर, ये मैप वाला डायग्राम, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका फैलाव कितना बड़ा था? ये सभ्यता के भौगोलिक स्वरूप को दर्शाता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। 1.3 मिलियन? हाँ। ये तो बहुत विशाल है। बहुत विशाल। और स्टेट पीसीएस में दिशाओं और नदियों के मैचिंग वाले सवाल सीधे इसी मैप से बनते हैं। चारों दिशाओं की बाउंड्री को ध्यान से सुनो। मैं नोट कर रही हूँ सर। उत्तर में ये जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला था, जो चिनाब नदी के किनारे है। मांडा, चिनाब नदी। दक्षिण में ये महाराष्ट्र के दैमाबाद तक जाता है, जो प्रवरा नदी के पास है। ठीक है। पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के तट पर। और पश्चिम में बलूचिस्तान का सुत्का कैंडोर है, जो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। मतलब कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और यूपी से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक इतनी विशाल जगह को लाइटली नहीं लिया जा सकता। और सर, ये 3 चरण क्या हैं जो मैप के नीचे लिखे हैं? सभ्यता रातों रात नहीं बनी अंजन, इसके 3 चरण थे। प्रारंभिक चरण, जो ग्रामीण से नगर की ओर का बदलाव था, जैसे कोट दीजी। दूसरा था परिपक्व चरण, जहां पूर्ण विकसित नगर थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और तीसरा उत्तरवर्ती चरण, जहां इसका पतन शुरू हुआ और क्षेत्रीय संस्कृतियां उभरी। तो जो हम टाउन प्लान की बात करते हैं, वो परिपक्व चरण का हिस्सा है, राइट? बिल्कुल। और वही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, ग्रिड प्रणाली और दुर्ग। सर, ये ग्रिड पैटर्न क्या होता है? और स्लाइड में लिखा है कि शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था, ऐसा क्यों? यहाँ हम उनकी इंजीनियरिंग और सामाजिक वर्गीकरण को समझेंगे। सड़कों वाले इस डायग्राम को देखो। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी राइट एंगल्स पर काटती हैं, जैसे मॉडर्न शहरों में होता है। एकदम वैसे ही। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, उनकी ईंटें भी मानकीकृत थीं। ईंटों की मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात
1:2:4 था। 1:2:4। ये अनुपात पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में एक जैसा था। यही तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा अजूबा है। और एक और स्मार्ट चीज देखो, घरों के मुख्य द्वार कभी भी मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, वो पीछे की संकरी गलियों में खुलते थे, ताकि मेन रोड का शोर और धूल घरों के अंदर ना आए। ये तो बहुत ही एडवांस्ड सोच थी। और सर, वो शहर के 2 हिस्सों वाली बात? हाँ, शहर आमतौर पर 2 भागों में बटा था। पश्चिमी टीला, जिसे दुर्ग या सिटाडिल कहते हैं, ये ऊंचा और किलेबंद था, जहां संभवतः शासक वर्ग रहता था। और दूसरा हिस्सा? दूसरा था पूर्वी टीला या निचला शहर, जो आम जनता के लिए था। लेकिन ध्यान से सुनो अंजित, यहीं पर यूपीएससी फंसाता है। एग्जाम ट्रैप। बताइए सर, कहाँ फंसाता है? नियम यह था कि शहर 2 हिस्सों में थे, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में बटा था, और चनूदुड़ो में कोई दुर्ग था ही नहीं। ओह अच्छा, धौलावीरा में 3 भाग और चन्हुदड़ो में कोई दुर्ग नहीं। ये एक्सेप्शन हमेशा पूछे जाते होंगे। बिल्कुल, एग्जामिनर को अपवादों से बहुत प्यार होता है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो जल निकासी और समाज के बारे में है। सिर, जल निकासी के डायग्राम में ये नालियों के बीच में मैनहोल क्यों दिखाए गए हैं? ये उनकी स्वच्छता को लेकर गंभीरता दिखाता है। नालियां पक्की ईंटों से ढकी हुई थीं और नियमित सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल या सोक पिट्स बनाए गए थे। मतलब ब्लॉक होने पर सफाई की जा सके? हाँ, और रिसाव रोकने के लिए जिप्सम और मोटर का उपयोग होता था। कालीबंगा में तो घरों में अपने प्राइवेट कुएं तक मिले हैं। इतना शानदार सिस्टम। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आ रही, इतने अच्छे शहर हैं, लेकिन वहाँ राजा कौन था? महल तो कहीं दिख नहीं रहे। यही एक और रहस्य है। किसी स्पष्ट राजशाही या राजा का कोई सबूत नहीं मिला है, कोई भव्य महल नहीं है। तो प्रशासन कौन चलाता था? शायद व्यापारियों का कोई वर्ग शासन करता था। उनका समाज समतामूलक था, यानी इगैलिटेरियन। अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा फासला नहीं था। और हथियार, क्या वो लोग युद्ध करते थे? नहीं अंजन, खुदाई में हथियारों की बहुत कमी पाई गई है। यूपीएससी के स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में पूछा जाता है कि क्या ये एक युद्ध प्रेमी समाज था? उत्तर है नहीं, ये शांतिप्रिय व्यापारिक समाज था। समाज के बारे में एक और पॉइंट है स्लाइड में कि ये मात्र सत्तात्मक था। हाँ, क्योंकि खुदाई में बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। इससे इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक यानी मेट्रियार्कल था। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव लगता है आज के हिसाब से। सर, अगर वो व्यापारी थे तो अर्थव्यवस्था वाली स्लाइड पर आते हैं। वो खेती में क्या उगाते थे और बिना पैसों के व्यापार कैसे होता था? ये इस सभ्यता की आर्थिक रीढ़ है। मुख्य रूप से वे गेहूं, जौ, राई और मटर उगाते थे। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल भी होता था? हाँ, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि दुनिया में कपास यानी कॉटन उगाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। यूनानियों ने इसी वजह से इसे सिंडॉन कहा था। वाओ, दुनिया में सबसे पहले कॉटन हमने उगाया। और खेती की तकनीक कैसी थी? बहुत उन्नत थी। कालीबंगा में जूते में खेत मिले हैं और बनावली में मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। और व्यापार? आपने कहा पैसा नहीं था। कोई मुद्रा या करेंसी का साक्ष्य नहीं है। वे विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, सामान के बदले सामान। इतने बड़े स्तर का व्यापार बिना करेंसी के? बिल्कुल। और मेसोपोटामिया के ग्रंथों में सिंधु घाटी के लोगों को मेलुहा कहा गया है। उनके पास लोथल जैसा एक प्रमुख बंदरगाह या डॉकयार्ड था, जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। तो आयात क्या क्या करते थे सर हम? ये लिस्ट एग्जाम में आती है ना? हाँ, एसएससी में ये डायरेक्ट मैच करने आता है। आयात की लिस्ट याद कर लो। तांबा आता था राजस्थान के खेतड़ी और ओमान से। खेतड़ी और ओमान से तांबा। लैपिस लाजुली, जो एक कीमती पत्थर है, वो अफगानिस्तान से आता था। और सोना मुख्य रूप से कर्नाटक से आता था। तो व्यापार इतना सटीक था तो मापतोल भी पक्का होगा। अगली स्लाइड मापतोल और धार्मिक मान्यताओं की है। सर, ये बाट कैसे होते थे और मोहरों पर ये एक सिंग वाला जानवर कौन सा है? उनके मापतौल का मानकीकरण जबरदस्त था। बांट घनाकार यानी क्यूबिकल होते थे और 16 के गुणक में काम करते थे। 16 के गुणक मतलब मल्टीपल्स ऑफ 16। हाँ, और व्यापार के लिए सिलखड़ी या स्टेटाइट पत्थर की मोहरें इस्तेमाल होती थी। इन मोहरों पर सबसे अधिक चित्रित पशु एक सींग वाला जानवर है, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं। तो यूनिकॉर्न असली था या कोई मिथिकल क्रिएचर? ये आज भी बहस का विषय है। कुछ इसे गेंडे का एक रूप मानते हैं तो कुछ मिथकीय जानवर। लेकिन एग्जाम के लिए बस इतना याद रखो कि सबसे ज्यादा यही छपा है। और धर्म के बारे में मोहरें क्या बताती हैं? क्या उनके पास मंदिर होते थे? धर्म के लिए मातृ देवी की मोहर है, जिसमें उर्वरता की देवी के गर्भ से
पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है पशुपति शिव की मोहर। इस पर तो बहुत सवाल आते हैं ना सर। ये यूपीएससी का सबसे बड़ा फैक्ट है। पशुपति मोहर पर 5 जानवर हैं, दाईं ओर हाथी और बाघ, बाईं ओर गैंडा और भैंसा, और पैरों के पास सिंहासन के नीचे 2 हिरण। इसे रट लेना अंजन। हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और 2 हिरण। लेकिन सर मंदिर वाला मेरा सवाल। ये सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है। पूरी सभ्यता में कहीं भी कोई मंदिर नहीं मिला है। कोई मंदिर नहीं? इतना बड़ा धर्म और कोई मंदिर? बिल्कुल नहीं। पूजा घरों में या खुले में होती थी। हालांकि कालीबंगा और लोथल में अग्निवेदियां या फायर ऑल्टर्स जरूर मिले हैं, लेकिन भव्य मंदिर एक भी नहीं। सर ये मंदिर वाला पॉइंट वाकई में कंफ्यूजिंग था। अब इस लॉजिक से मैं एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट कर लूंगी। यही तो इस सेशन का मकसद है। अब अंतिम संस्कार, कला और लिपि वाली स्लाइड देखते हैं। सर इस लिपि को लेकर स्लाइड में एक शब्द है ब्यूस्ट्रोफेडॉन। ये ब्यूस्ट्रोफेडॉन लिपि क्या है और इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हुई? सबसे पहले अंतिम संस्कार की बात करें तो पूर्व शावधान सबसे आम था, जहां शव को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। हड़प्पा में एक लकड़ी का ताबूत मिला है और लोथल में युग्म शावधान यानी डबल बरियल मिला है। मतलब 2 लोगों को एक साथ दफनाना। और उनकी कला मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य नर्तकी की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है, जो लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी थी। इसके अलावा पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली है। और वो लिपि सर? हाँ, उनकी लिपि भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक हैं। और बूस्ट्रोफेडॉन का मतलब है लिखने का एक खास तरीका। इसमें पहली पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती है और फिर दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं। जैसे खेत में हल चलता है, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। बिल्कुल सही। धौलावीरा में तो 10 बड़े अक्षरों का एक साइन बोर्ड भी मिला है। इतना सब कुछ था तो पतन का कारण क्या था? युद्ध? नहीं, आर्य आक्रमण का जो पुराना सिद्धांत था वो अब पूरी तरह से अमान्य यानी रिजेक्टेड है। तो फिर असली कारण क्या था? सबसे मान्य कारण है पारिस्थितिकी असंतुलन और जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण का नुकसान हुआ, बारिश कम हो गई और घग्गर हकड़ा नदी का सूखना भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ट्रैप्स क्या हैं? चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रमुख स्थलों का। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, जहां 6 अन्नागार और R37 कब्रिस्तान मिला। मोहनजोदड़ो का क्या याद रखना है? मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है। यहाँ का महान स्नानागार और सूती कपड़े का टुकड़ा सबसे अहम है। और सुरकोटदा इकलौता स्पष्ट स्थल है जहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। और वो यूपीएससी ट्रैप जोन्स? वो सबसे ज्यादा भ्रामक तथ्य हैं। अंजन एग्जाम में ये गलतियां बिल्कुल मत करना। पहला, लोहा। हड़प्पावासी लोहे से पूरी तरह अपरिचित थे। लोहा नहीं था, कांस्य युग था। चेक। दूसरा, मुद्रा। कोई सिक्के नहीं थे, केवल बॉटर सिस्टम था। तीसरा, मंदिर। कोई मंदिर नहीं था। ये मंदिर वाला मुझे अच्छे से याद हो गया। चौथा ट्रैप, शेर और गाय। मोहरों पर शेर बिल्कुल नहीं है और गाय दुर्लभ या अनुपस्थित हैं। और पांचवा, घोड़ा उनका मुख्य पालतू जानवर नहीं था। तो अगर स्टेटमेंट आए कि सभ्यता पितृसत्तात्मक थी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो मातृसत्तात्मक थी। और अगर स्टेटमेंट आए कि कपास पहली बार उगाया, तो ये ट्रू है। सर, इस पूरे टॉपिक को एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कैसे करें? अंजन, रिवीजन के लिए हमेशा मैप्स और एग्जाम ट्रैप्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना। जैसे बिना मंदिर वाली बात, लोहे का ना होना और ईंटों का 1:2:4 का साइज। फैक्ट्स को रटने के बजाय उनके पीछे के लॉजिक को दिमाग में सेट कर लो। बिल्कुल सर, लॉजिक से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही सिलेक्शन का फाउंडेशन है। टारगेट विद एग्जाम के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, सिलेक्शन के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल विनीत सर। और इस सेशन को ख़त्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। सोचिए, जिस दिन कोई AI उस बूस्ट्रोफेडॉन लिपि को डिकोड कर लेगा तो क्या होगा? क्या हमारा इतिहास पूरी तरह से बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हैरान कर देता है। आप भी इस पर सोचिएगा और सीखते रहिए।